नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसके अंतर्गत पहला प्रकरण है जिसका शीर्षक है भारतीय जनता की रचना। पहले प्रकरण का पहला भाग कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो पहले प्रकरण के अंतर्गत एक शीर्षक है जिसका दूसरा शीर्षक है जिसका नाम है जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता। एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर भारतवर्ष में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोग वे हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ी और बाल घुंघराले होते हैं। इस जाति के लोग अक्सर जंगलों में बसते हैं। यही लोग उन आदिवासियों की संतान हैं जो आर्यों और द्रविड़ों के आगमन के पूर्व इस देश में आकर बसे थे और जो शायद जंगली जीवन के आदी होने के कारण अब तक भी शहरों से दूर जंगलों में ही रहने में सुख मानते हैं। एक दूसरी तरह के लोग हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तक लंबा, सिर के बाल घने और नाक खड़ी और चौड़ी होती है। रंग और कद में ये प्रायः आदिवासी लोगों से थोड़ी समानता रखते हैं, किंतु ये उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। विंध्याचल के नीचे सारे दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों की प्रधानता है। ये द्रविड़ जाति के लोग हैं जिनके पूर्वज कदाचित आर्यों से भी पूर्व इस देश में आए थे और उन्होंने पहले पहल भारत में नगर सभ्यता की नींव डाली थी। तीसरी जाति के लोगों का कद लंबा, वर्ण गेहुआ या गोरा, दाढ़ी मूछ घनी, मस्तक लंबा तथा नाक पतली और नुकीली होती है। ये आर्य जाति के लोग हैं। आरंभिक आर्यों के जिस रंग रूप का वर्णन पुराने साहित्य में मिलता है वह अब बहुत कुछ बदल गया है। कारण शायद यह है कि भारत की जलवायु उष्ण है और कहा जाता है कि उष्णता से रंग काला पड़ जाता है। फिर द्रविड़ों और आदिवासियों के साथ उनका जो वैवाहिक मिश्रण हुआ है उसके चलते भी आर्यों का पहले का रंग अब फीका पड़ गया है। एक चौथे प्रकार के लोग बर्मा, असम, भूटान और नेपाल में तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी बंगाल और कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। इनका मस्तक चौड़ा, रंग काला, पीला, आकृति चिपटी तथा नाक चौड़ी और पसरी हुई होती है। इनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी कम उगती है। ये मंगोल जाति के लोग हैं जो भारत में तिब्बत और चीन से उस समय आए जब आर्य यहाँ पुराने हो चुके थे और जब निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य जातियों की संस्कृतियों के मेल से भारत में आर्य या हिंदू सभ्यता की नींव भली भांति डाली जा चुकी थी। इसी प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं उनके बीच निग्रो और ऑस्ट्रिक नामक उन दोनों जातियों के लोग शामिल हैं जो जातियां द्रविड़ों से पूर्व इस देश में आई थीं। निग्रो और ऑस्ट्रिक जातियों के मिश्रण से बने हुए लोग मुंड या शबर भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार मंगोल जातियों वालों का भी प्राचीन नाम किरात है। आगामी शीर्षक है भाषा की कसौटी और भारतीय जनता। भाषा की दृष्टि से देखने पर इस देश में 76.74% आर्य भाषी, 20% द्रविड़ भाषी तथा 3% शबर किरात भाषी हैं। मंगोल जाति के लोगों की भाषा तिब्बती चीनी परिवार की भाषा है। यद्यपि उस पर आर्य भाषाओं का भी बहुत प्रभाव है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ी और तेलुगु है। इन भाषाओं के अनेक शब्द और प्रयोग
आर्य भाषाओं में आ गए हैं और संस्कृत के भी बहुत से शब्द द्रविड़ भाषाओं में मिल गए हैं। लेकिन तब भी दक्षिण भारत की ये चार भाषाएं दक्षिण में ही प्रचलित हैं। दक्षिण भारत से बाहर दो एक जगहों पर इनके निशान मिलते हैं जो इस बात की यादगार हैं कि कदाचित द्रविड़ लोग कभी भारत भर में फैले हुए थे। उदाहरणार्थ, बलूचिस्तान की ब्रहुई भाषा द्रविड़ भाषा है और बिहार के आदिवासियों की ओरांव जाति जो भाषा बोलती है वह भी द्रविड़ों से मिलती जुलती है। लेकिन अब पंडित इस विषय में संदेह करने लगे हैं कि ब्रहुई तथा मुंड भाषाएं सचमुच ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं या नहीं। आदिवासियों के बीच और भी कई बोलियां हैं जो वर्गीकरण की दृष्टि से ऑस्ट्रिक अथवा आग्नेय भाषा समूह में रखी जाती हैं। हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमिया, गुरखाली और कश्मीरी आदि भाषाएं आर्य भाषाएं हैं जो संस्कृत की परंपरा से उत्पन्न हुई हैं। भारत से बाहर आर्य भाषाओं का संबंध हिंद जर्मन भाषा समूह से है। कहते हैं हिंदू जर्मन भाषाएं बोलने वाले लोग किसी समय एक ही जगह रहते थे और उसी कबीले की भाषा से संसार की समस्त आर्य भाषाएं निकली हैं। प्राचीन पारसी, लातीनी, केल्ट, त्यूतनी, जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं के साथ हमारी संस्कृति का बहुत निकट का संबंध था और वह नाता उनके आजकल के वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी और अब इटली, फ्रांस और स्पेन में उसकी वंशज भाषाएं मौजूद हैं। प्राचीन केल्ट की मुख्य वंशज आजकल की गौलिक अर्थात आयरलैंड की भाषा हैं। जर्मन, ओलंदेज यानी डच, अंग्रेजी, डेन, स्वीडिश आदि भाषाएं जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं। आधुनिक रूस तथा पूर्वी यूरोप की भाषाएं स्लाव परिवार की हैं। इन सब भाषाओं का परिवार आर्यवंश कहलाता है। हिंद जर्मन परिवार की भाषाओं में जो समानता है उसी से यह अनुमान किया गया है कि प्रायः समस्त यूरोप के लोग उसी परिवार से निकले हैं जिस परिवार के भारतीय आर्य थे, और भारतीय आर्यों का ऋग्वेद केवल भारतीय आर्यों की ही नहीं बल्कि विश्व भर के आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद सारी मनुष्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है। 19वीं सदी में जब इस सत्य का प्रचार हुआ तब विश्व भर के अनेक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने लगे और इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप आर्यवंश के विस्तृत इतिहास की रचना की जाने लगी। संस्कृत को सभी आर्यों की मूल भाषा सिद्ध करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा था कि संसार भर की आर्य भाषाओं में जितने भी शब्द हैं वे संस्कृत की सिर्फ 500 धातुओं से निकले हैं। विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में जातियों की जो पहचान की गई है उनका उल्लेख करते हुए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि भारतीय जनता की रचना जिन लोगों को लेकर हुई है वे मुख्यतः 3 भाषाओं में विभक्त किए जा सकते हैं, अर्थात ऑस्ट्रिक अथवा आग्नेय, द्रविड़ और हिंद यूरोपीय यानी हिंद जर्मन। निग्रो से लेकर आर्य तक जो भी लोग इस देश में आए उनकी भाषाएं इन भाषाओं के भीतर समाई हुई है। असल में भारतीय जनता की रचना आर्यों के आगमन के बाद ही पूरी हो गई और जिसे हम आर्य या हिंदू सभ्यता कहते हैं उनकी नींव भी तभी बांध दी गई। आर्यों ने भारत में जातियों और संस्कृतियों का जो समन्वय किया उसी से हमारे हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ। बाद को मंगोल, यूनानी, यूची, शक, आभीर, हूण और तुर्क जो भी आए उन्हें इस समन्वय में दस्तंदाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और वे समर्पण के भाव से इस समन्वय के सामने सिर झुकाते और उसमें विलीन होते चले गए। इस स्थिति को देखते हुए श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने एक सूक्ति कही है, भारतवर्ष की जनता
मुख्यतः आर्य और द्रविड़ नस्लों की बनी हुई है और उसमें थोड़ी सी छौंक शबर और किरात यानी मुंड और तिब्बत वर्मी की है। सच तो यह है कि रक्त, भाषा और संस्कृति सभी दृष्टियों से भारत की जनता अनेक मिश्रणों से युक्त है। अगला शीर्षक है निग्रो जाति विषयक अनुमान। अटकल और अनुमान से जो बातें अभी तक सामने आई उनके आधार पर साधारणतः यह समझा जाता है कि भारत में पहला आगमन निग्रो जाति का था। यह जाति भारत में अरब ईरान के किनारे किनारे चलकर पश्चिम से अथवा संभवतः अफ्रीका से आई थी। इसकी एक शाखा भारत से निकलकर ऑस्ट्रेलिया भी गई, जहां उसके वंशज अब तक मौजूद हैं। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में इंडोनेशिया, पोलिनेशिया और मलेशिया में भी इस जाति की टुकड़ियां रह गईं। मलाया, फिलिपाइन, न्यू गिनी और अंडमान में भी जो निग्रो हैं वे भारत से ही गए हुए हैं। लेकिन भारत में निग्रो लगभग खत्म हो चुके हैं। अनुमान यह है कि या तो वे अपने पीछे आने वाले आग्नेय लोगों के द्वारा मार डाले गए अथवा उनमें मिलकर एक हो गए और उनकी अपनी अलग सत्ता नहीं रह गई। अब इनके थोड़े से निशान दक्षिण भारत की आदिम जातियों में अथवा असम की नाग जाति में बचे हुए हैं। निग्रो लोग सभ्यता के आदि सोपान पर थे। वे अपना भोजन खेतों से उत्पन्न न करके जंगलों में घूमते हुए फल फूल तोड़कर या जीवों को मारकर प्राप्त करते थे। जब आर्य इस देश में आए उस समय निग्रो जाति समाप्त हो चुकी थी। निग्रो जाति का काल विद्वान आज से 7,000 वर्ष पूर्व मानते हैं, किंतु संभव है यह काल आज से 10,000 वर्ष पूर्व रहा हो। भारत के दक्षिणतम भाग में बसने वाले काडार और उरली लोग कदाचित निग्रो संस्कृति से संबद्ध थे। इस अनुमान का क्षीण आधार यह भी है कि मलाया में सेमांग नामक जो जंगली जाति है वह बांस की कंघी का प्रयोग करती है। इन कंघियों के डिजाइन ठीक वे ही हैं जो डिजाइन काडार जाति की औरतों की कंघियों के होते हैं। इतिहासकार इस जाति के लोगों को प्राचीन प्रस्तरकालीन मनुष्यों में गिनते हैं। इनकी भाषा का नमूना अब सिर्फ अंडमान में ही शेष है। बाकी जगहों पर ये अपने पड़ोसियों की भी भाषाएं कुछ बिगड़े रूपों में बोलते हैं। निग्रो जाति के बाद आग्नेय, आग्नेय के बाद द्रविड़ और द्रविड़ के बाद आर्य जाति के आने के बाद इस देश में सांस्कृतिक समन्वय का काम शुरू होता है। किंतु निग्रो और आर्य इन दो जातियों के बीच समय की काफ़ी दूरी पड़ती है। इसलिए आर्यों ने हमें जो सभ्यता दी उस पर निग्रो सभ्यता का कहाँ क्या प्रभाव है यह आसानी से जाना नहीं जा सकता। फिर भी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का अनुमान है कि बादुड़ शब्द जिसका प्रयोग बंगाल और बिहार में एक प्रकार के चमगादड़ के अर्थ में होता है, निग्रो भंडार का होगा। एक अन्य विद्वान का अनुमान है कि धनुष चलाने की कला निग्रो जाति की देन है। निग्रो जाति असभ्य होती हुई भी बड़ी साहसी रही होगी, अन्यथा नावों के सहारे वह भारत समुद्र की सैर करने की हिम्मत नहीं करती। आगामी शीर्षक है ऑस्ट्रिक या आग्नेय जाति का आगमन। सामान्यतः यह समझा जाता है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग ऑस्ट्रिक जाति की देन है। इनका ऑस्ट्रिक या आग्नेय नाम इसलिए पड़ा कि ये लोग यूरोप के अग्निकोण में पाए जाते हैं। इस वंश के लोग मदागास्कर और विंध्य मेखला से प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप तक फैले हुए हैं। इनका भारत में आगमन निग्रो जाति के बाद हुआ और इस जाति के लोग भारत से लेकर कई बार
गुजर चुके थे। इस क्रम में निग्रो और मंगोल जातियों के साथ उनका वैवाहिक मिश्रण हुआ, तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भारतवर्ष के कोल और मुंडा जाति के लोग असम, बर्मा और हिंद चीन की मौन खमेर जाति, निकोबार द्वीप के निकोबारी तथा इंडोनेशिया, मलेशिया और पोलिनेशिया के बहुत से काले लोग इसी ऑस्ट्रिक वंश की मिश्रित संतान हैं। असम में कश्मीर से लेकर प्रशांत महासागर के पूर्वी द्वीप समूह तक जो भी पक्के काले और वनवासी लोग हैं, उन्हें ऑस्ट्रिक जाति का ही उत्तराधिकारी समझना चाहिए। आग्नेय जाति कोई स्वतंत्र जाति थी अथवा वह द्रविड़ों की ही किसी शाखा से निकली थी, इस विषय में भी कभी कभी प्रश्न उठाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, श्री रत्न स्वामी ने अपनी पुस्तक इंडिया फ्रॉम द डान में यह विचार व्यक्त किया है कि आग्नेय लोग यानी वनवासी जातियां भी द्रविड़ों की ही संतान हैं। इनके पूर्वज कभी इस देश के शासक थे, जिसका प्रमाण यह है कि मारवाड़ के राजा राज्याभिषेक के समय किसी भील के अंगूठे से रक्त लेकर उसका तिलक लगाते थे। कुछ ऐसी ही प्रथा जयपुर में भी प्रचलित थी और उड़ीसा के राजा का तिलक भी पेरिया जाति के ही लोग संपन्न करते थे। दक्षिण में तंजौर जिले के तिरुवल्लुर मंदिर के शैव उत्सव के समय जिस हाथी पर शिवजी की मूर्ति निकलती है, उस पर चंवर डुलाने वाला के रूप में परिया जाति के लोग चढ़ाए जाते हैं। अब तो केवल कोल और मुंडा जाति की ही भाषा ऐसी भारतीय भाषा है जो ऑस्ट्रिक परिवार की समझी जाती है, अथवा असम और बर्मा की भी केवल मौन खमेर भाषा ही ऑस्ट्रिक है। किंतु जब आर्य आए थे, तब ऑस्ट्रिक भाषा इस देश में खूब प्रचलित थी और उस भाषा के अनेक शब्दों ने आर्य भाषा भंडार में प्रवेश पा लिया। विशेषतः वन और वन जंतु संबंधी आर्य भाषाओं में ऐसे कितने ही शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति ऑस्ट्रिक धातुओं से बतलाई जाती है। केवल वनवासी ही नहीं, गांवों के पास रहने वाली अनेक निम्न जातियों के लोगों का जो अत्यंत विशाल समुदाय है, जैसे डोम, भूइयाँ, मुसहर आदि, वह आग्नेय भंडार से आया है। रक्त मिश्रण के कारण इनके रंग, रूप और ढांचे बिल्कुल बदल गए हैं और उनमें से प्रायः सबने अपने मालिकों की भाषा सीख ली है, अथवा कंजरों के समान कुछ घुमक्कड़ जातियां हैं जिनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रित रूप है। कहा जाता है कि जब आर्य आए, आग्नेय लोग सिंधु की तराई में भी विद्यमान थे। आर्यों ने उन्हीं का नाम निषाद रखा तथा उनके काले रंग और चिपटी नाक की हंसी भी उड़ाई। निषाद वंश के लोगों के अन्य नाम कोल और भील भी मिलते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व ही उत्तर भारत के बहुत से आग्नेय लोग आर्य हो गए। यद्यपि बौद्ध काल में भी चांडालों की बस्ती और उनकी स्वतंत्र भाषा के जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। इन 4000 वर्षों के मिश्रण और समन्वय के बाद भी हमारे देश में जो भी वनवासी जातियां हैं, संभावना यही है कि वे आग्नेय खानदान की हैं और उनकी भाषाओं का भी कुछ न कुछ समन्वय आग्नेय भाषा समूह से है। कहते हैं, जब आर्य भारतवर्ष में आए थे, उस समय द्रविड़ और आग्नेय लोग पड़ोसी के सामने रहते थे। आगामी शीर्षक है द्रविड़ जाति का आगमन। जैसे पंडितों ने इस बात को लेकर जैसे पंडितों में इस बात को लेकर मतभेद है कि आर्य मूलतः भारतवासी थे अथवा भारत में वे बाहर से आए थे, वैसे ही यह बात भी निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती कि द्रविड़ इस देश के मूल निवासी हैं अथवा इस देश में वे किसी और देश से आए हैं। आर्य और द्रविड़ दोनों प्रकार के लोग इस देश में अनंत काल से रहते आए हैं और हमारे प्राचीनतम साहित्य में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये दोनों जातियां बाहर से आईं
अथवा इन दोनों के बीच कभी लड़ाइयाँ भी हुई थीं। आर्यों का संघर्ष दास और असुर जाति के लोगों से हुआ था। इसका थोड़ा बहुत प्रमाण है, किंतु ये दास और असुर कौन थे, इस विषय में हमारे पास सुनिश्चित प्रमाण नहीं है। आर्यों ने अपने शत्रु को अनास भी कहा है, किंतु अनास से कौन जाति संकेतित होती है, इसका निर्धारण सरल नहीं है। प्रजाति या रेस के सिद्धांत हमारे देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद प्रचलित हुए, अन्यथा इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि आर्य और द्रविड़ जातियों के लोग एक दूसरे को विजातीय समझते थे। मैथिल, गौड़, कान्यकुब्ज आदि की तरह द्रविड़ शब्द भी यहाँ भौगोलिक अर्थ देने वाला था। अतएव जाति के अर्थ में आर्य और द्रविड़ शब्दों के चलन को बिल्कुल अर्वाचीन मानना चाहिए। पीछे की ओर दृष्टि डालकर इतिहास की अतल गहराइयों में जाने पर भी हम यही देखते हैं कि आर्य और द्रविड़ नाम से अभिहित किए जाने वाले भारतवासियों का धर्म एक है, संस्कार एक है, भाव और विचार एक हैं तथा जीवन के विषय में उनका दृष्टिकोण भी एक ही है। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन और बौद्ध ये आर्य भी थे और द्रविड़ भी। इसी प्रकार साहित्य रचना में भी शैली और भाव में इन दोनों प्रकार के लोगों में पूरी समानता मिलती है। इसके सिवा उत्तर और दक्षिण में जो प्राचीन मंदिर और मूर्तियाँ, संगीत और बाजे मिलते हैं, उनमें स्थानीय विशेषताएं तो हैं, किंतु जाति या संस्कारगत भेद बिल्कुल नहीं है। भेद है तो सिर्फ यह कि द्रविड़ों की अपेक्षा आर्यों में गौर वर्ण वाले लोग कुछ अधिक हैं तथा जो लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं वे दक्षिण में रहते हैं। बिहार में ओरांव जाति की भाषा और बलूचिस्तान में ब्रहुई जाति की बोली, उत्तर भारत में दो ही बोलियां हैं जिनका द्रविड़ भाषा समूह से कुछ साम्य बताया जाता है। यदि इस बात पर विचार करें कि आर्यों के साहित्य में धर्म का जो रूप वर्णित है, संस्कृत की जो व्याख्या विद्यमान है, उसका वास्तविक प्रमाण कहाँ है, तब तो उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अब द्रविड़ों में ही मिलेंगे और इस अनुमान के लिए बहुत बड़ा आधार निकल आएगा कि यदि द्रविड़ भारत के आर्य पूर्व निवासी हैं तो हिंदू संस्कृति भी अधिकांश में आर्यों से पूर्व की वस्तु हैं। आर्य संस्कृति की दीक्षा द्रविड़ों को आर्यों से मिली, किंतु गुरु तो उसे पूरी पवित्रता से जुगा नहीं सका। हाँ, शिष्य उसे भली भांति जुगाए हुए हैं। यह अनुमान उतना प्रबल नहीं होगा जितना यह अनुमान कि द्रविड़ों के बीच प्रचलित धर्म को आर्यों ने अपने भीतर पचा लिया। आर्यों और द्रविड़ों का सांस्कृतिक मिश्रण इसी सघनता से हुआ है कि उसके बिलगाव का प्रयत्न कठिन है। मुख्य कठिनाई यह दिखती है कि जब से हमें लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं, इन दोनों जातियों के पारस्परिक मिश्रण की प्रक्रिया उसके पहले ही संपन्न हो चुकी है। अतएव आर्य कहाँ से आए और द्रविड़ कौन थे, इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे मुख्यतः अनुमान मानना चाहिए। यदि दक्षिण भारत का आर्यों से पहले का इतिहास कुछ ज्ञात होता तो कठिनाई इतनी नहीं रहती, किंतु जैसा डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है, जैसे उत्तर भारत का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ आरंभ होता है, वैसे ही दक्षिण भारत का इतिहास भी आर्यों के दक्षिण आगमन के बाद से ही मिलने लगता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा नाल, जिसे बलूचिस्तान की खुदाई में जिस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उनके संबंध में अभी तक भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभ्यता आर्यों की थी अथवा द्रविड़ों की या दास और असुरों की।
केवल अनुमान है कि यह सभ्यता आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता रही होगी। इस अनुमान पर से दूसरा अनुमान यह लगाया जाता है कि तब यह सभ्यता द्रविड़ों की ही रही होगी और उन्हीं के बीच दास और असुर जातियां रही होंगी जिनसे आर्यों की मुठभेड़ हुई थी। किंतु सिंधु सभ्यता तथा सुमेर सभ्यता में समानता पाई गई है। इसलिए विद्वानों का तीसरा अनुमान यह है कि हो न हो द्रविड़ों के पूर्वज इस देश में पश्चिमी एशिया से आए थे। जहां सुमेर सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसी अनुमान की पुष्टि में यह कहा जाता है कि जब द्रविड़ बलूचिस्तान के दर्रों से भारत में प्रवेश करने लगे तब उनकी एक टोली बलूचिस्तान में छूट गई। ब्रहुई बोली और ब्रहुई जाति द्रविड़ों की इसी टोली की यादगार है। किंतु कुछ दूसरे विद्वान यह भी कहते हैं कि संभव है सुमेर सभ्यताओं वालों के पूर्वज भारत से ही पश्चिम की ओर गए हों और उन्हीं की टोली बलूचिस्तान में छूट गई हो। अब कुछ अन्य विद्वानों ने यह अनुमान चलाया है कि द्रविड़ों के पूर्वज असम में भूमध्य सागर के किनारे रहते थे और वहीं से ये लोग भारतवर्ष में आए। यह मत इधर हाल में इतनी बार दोहराया गया कि अब एक प्रकार से उसे स्वीकृति सी प्राप्त हो गई है। ईसा से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व ये लोग भूमध्य सागर से भारत की ओर चले। रास्ते में इनकी शाखाएं इराक और ईरान में भी रह गईं, जिन्होंने कदाचित सुमेर सभ्यता की नींव डाली। जो लोग भारत पहुंचे उन्होंने मोहनजोदड़ो आदि के पास सिंधु सभ्यता की स्थापना की। यही कारण है कि सुमेर एवं सिंधु सभ्यताओं में इतना साम्य दिखता है। किंतु यह सोचकर आश्चर्य होता है कि यदि द्रविड़ पंजाब तक फैले हुए थे तो आज द्रविड़ भाषाएं सिमटकर विंध्य के दक्षिण में ही क्यों सीमित हैं? क्या आर्यों और द्रविड़ों के बीच इतनी भयंकर लड़ाइयाँ हुईं कि एक एक करके सभी द्रविड़ विंध्य के दक्षिण में चले गए और उत्तर में अपनी भाषाओं का उन्होंने कहीं कोई निशान ही नहीं छोड़ा? इस विस्मय से एक अन्य अनुमान निकलता है कि भारत में आर्य पहले आए और द्रविड़ बाद को। जब आर्य धर्म भली भांति स्थापित हो चुका तब द्रविड़ लोग समुद्र की राह से आए तथा भारत के नैऋत्य भाग में बस गए। उन्होंने विंध्य के उत्तर जाने की कभी चेष्टा ही नहीं की। हाँ, भारत के कटी प्रदेश पर जो मराठे लोग हैं उनके यहाँ विवाह आदि की रस्मों में थोड़ा द्रविड़ प्रभाव जरूर है। बाकी सारी द्रविड़ संस्कृति दक्षिण में ही सीमित है। इन लोगों के मतानुसार द्रविड़ों का भारत में आगमन ईसा पूर्व 500 में हुआ है। यह अनुमान आसमान से टपका जैसा लगता है। इसके सत्य माने जाने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि यदि द्रविड़ों का आगमन आर्यों से पूर्व नहीं माना जाए तो उत्तर और दक्षिण में प्रचलित ऐतिहासिक परंपराओं में कोई मेल ही नहीं बैठेगा। अब सभी इतिहासकार मानने लगे हैं कि द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यंत सुसभ्य जाति थी और भारत में भी सभ्यता का वास्तविक आरंभ इसी जाति ने किया था। जब द्रविड़ इस देश में आए, यहाँ आग्नेय जाति वालों की प्रधानता थी और कुछ निग्रो जाति के लोग भी वर्तमान थे। अतः अनुमान किया जाता है कि निग्रो और आग्नेय लोगों की बहुत सी बातें पहले द्रविड़ सभ्यता में आईं और पीछे द्रविड़ आर्य मिलन होने पर आर्य सभ्यता में भी। द्रविड़ों ने इस देश में कृषि का विकास किया, समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की, सिंचाई के लिए नदियों को बांधने की प्रथा चलाई, बड़े बड़े मंदिरों और भवनों का निर्माण किया तथा नगर सभ्यता की नींव डाली। वे समाज की मातृमूलक व्यवस्था के भी प्रवर्तक हुए और शैव तथा शाक्त धर्म तथा भक्तिवाद का भी उन्हीं ने विकास किया। तो ये पहला प्रकरण यहीं समाप्त होता है, जिसका शीर्षक था भारतीय जनता की रचना।